नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में हमने सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी को शुरू किया है, क्योंकि ये आपका पहला टॉपिक है। अगर आप इस सिलेबस को देखें तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो राजस्थान का भूगोल ही आता है। उसमें अक्षांशीय स्थिति और विस्तार वगैरह ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, और अभी हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विषय में अपनी चर्चा कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू रखते हैं हम। और हमने जो सबसे पहले शुरू किया था वो टॉपिक था हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, या हम इसे कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हमने शुरू किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा राजस्थान है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा एक आइडिया के रूप में। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारी अरावली है, और इस अरावली के जो पश्चिम वाला भाग है ये हमारा पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ये हमारी होगी अरावली। अरावली के जो पश्चिम वाला भाग है वो सारा का सारा थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, और इसे हमने बांटा था दो भागों में। इसे हमने दो भागों में बांटा था मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और एक ये 50 सेमी वर्षा रेखा है। ये 25 सेमी वर्षा रेखा है और ये 50 सेमी वर्षा रेखा। तो 50 सेमी वर्षा रेखा के बाएं साइड का पश्चिम का जो सारा हिस्सा है वो थार के मरुस्थल में आता है, और इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं 25 सेंटीमीटर के आधार पर। ये जो था हमारा, ये शुष्कतम मरुस्थल था, इसके विषय में अपने अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के विषय में। अर्ध शुष्क मरुस्थल कौन सा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसे अपने चार भागों में बांटते हैं, और एक एक करके सबको अच्छे से हमें डिस्कस करना है। तो पहला जो भाग आता है हमारा, पहला जो भाग आता है उसे हम कहते हैं घग्गर का मैदान। उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? घग्गर का मैदान। ये घग्गर का मैदान हमें डिस्कस करना है। दूसरा ये जो हमारा हिस्सा रह गया, दूसरा जो भाग है इसे हम कहते हैं शेखावाटी प्रदेश। इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? शेखावाटी प्रदेश, जिसको हमें डिस्कस करना है। और तीसरा जो भाग हमारा रह गया, तीसरा जो भाग यहाँ वाला रह गया, इसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। क्या कहते हैं? नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा ये जो बाकी का हमारा हिस्सा रह गया, इसे हम लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। आज अपने इन चारों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इसी के साथ अपने इस थार के मरुस्थल के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, थार का मरुस्थल के अंदर जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं थार के मरुस्थल का सेकेंड पार्ट है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसके विषय में हमें चर्चा करनी है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान होगा कि एक तो 25 सेमी जो हमारी वर्षा रेखा है उससे लेकर के 50 सेमी वर्षा रेखा के मध्य का जो हमारा भाग रह गया, यहाँ देखिएगा ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और ये 50 सेमी, इसके बीच का जो एरिया हमारा आ गया वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? वो अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है। और इसे वाला क्षेत्र, और इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? इसे हम 4 भाग में बांटते हैं। इसे 4 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 4 भागों में हम इसे बांटते हैं। और अब हम इसमें से सबसे पहले जो भाग है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घग्गर का मैदान। तो पहली हेडिंग, पहला टॉपिक है हमारा घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान तो नाम से ही स्पष्ट है। देखिएगा दोस्तों, एक तो चीज़ याद रखिएगा, मैदान जो बनता है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान नदियों का होता है। घग्गर का मैदान मतलब जहाँ से घग्गर नदी गुजरती है उसके आसपास का जो एरिया है, घग्गर नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ जो मैदान है वो क्या कहलाएगा? वो घग्गर का मैदान कहलाता है। तो ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा
विशेषतः हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मानते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत जो हमारा पहला पार्ट है घग्गर का मैदान, इसे हम घग्गर के मैदान के रूप में देखते हैं। ये हमारा टॉप का क्षेत्र रह गया, ऊपर वाला क्षेत्र। तो इसमें देखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र आता है। एक तो आपको ये याद रखना है, एक तो आएगा हनुमानगढ़ प्लस में गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है वो सारी हम यहीं देख लेते हैं। एक तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र आता है। एक यहाँ पर हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ रहेगी वो है, ये हमारी एक नहर आती है यहाँ से, जिसका नाम है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र के अंतर्गत हमें यहाँ पर पानी के रिसाव के कारण एक समस्या देखने को मिलती है, जहाँ से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो है सेम की समस्या। सेम की समस्या के विषय में अपने यहाँ पे बात करनी है इसके अंदर। और इसी के साथ साथ एक नदी जो यहाँ पर आती है, मुख्य नदी जो आती है यहाँ पर, वो नदी हमारी कौन सी रहेगी, मुख्य नदी हमारी कौन सी रहेगी, इस नदी का नाम है घग्गर नदी। और इसी घग्गर के नाम पे ही हम इसे क्या कह रहे हैं, घग्गर नदी का मैदान कहते हैं। घग्गर नदी का मैदान जो कालका से निकलती है और हनुमानगढ़ से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। दोस्तों इतनी चर्चा तो अपने को यहाँ नहीं करनी, वो नदियाँ जब पढ़ेंगे तब उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि घग्गर नदी को हमें थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो घग्गर नदी के बाद में देखिएगा यहाँ पर जो चीज़ हमें जाननी है वो है योद्धे, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। एक हम योद्धे के विषय में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे नाली के विषय में, एक हम बात करेंगे पाट के विषय में, एक हम बात करेंगे सेम के विषय में, एक हम बात करेंगे सेम के विषय में। दोस्तों इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर, ये चार ही चीज़ें हैं जो हमें इस मैदान में पढ़नी है। कौन कौन सी, योद्धे, नाली, पाट और सेम, जहाँ से आपसे कहीं कोई प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहला बिंदु जो हमें पढ़ना है वो है हमारा योद्धे क्षेत्र। योद्धे, योद्धे। तो दोस्तों योद्धे क्या है, योद्धे जो स्थान है वो हमारा कौन सा रह गया, गंगानगर प्लस में हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो हमारा पूरा का पूरा घग्गर का मैदान है। हनुमानगढ़ का और गंगानगर जो है घग्गर नदी का मैदान हम इसे कहते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो हमारा योद्धे है, योद्धे किसके लिए माना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, योद्धे जाति का निवास हुआ करता था। योद्धे जाति का निवास होने के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाता है, योद्धे प्रदेश जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो योद्धे क्षेत्र कौन सा होता है, घग्गर नदी के मैदान वाला क्षेत्र है, और योद्धे जाति का निवास होने के कारण हम इसे योद्धे प्रदेश कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर जो हमें याद रखनी है कि 295 ईस्वी के अंदर, 295 ईस्वी में थे भूपत भाटी। भूपत भाटी ने यहाँ पर क्या बनाया था, भटनेर दुर्ग बनाया था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भटनेर दुर्ग बनवाया 295 ईस्वी में भूपत भाटी ने यहाँ पर भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन बीकानेर के सूरत सिंह ने इसे जीता। तो इसीलिए सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इसे जीता था, इसीलिए इसका जो पुराना नाम हुआ करता था भटनेर, भटनेर से अब इसे कहा जाता है हनुमानगढ़। तब से इसका नाम क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तब से इसका नाम हो गया हनुमानगढ़, जब मंगलवार के दिन बीकानेर के सूरत सिंह ने इसे जीता था मेरे प्यारे दोस्तों। और यहीं एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं, 1920 में रामनगर जो था, रामनगर के स्थान पर
गंगा सिंह ने गंगानगर बसाया या गंगानगर स्थापित किया। तो ये योद्धे जाति का निवास क्षेत्र था, इसलिए हम इसे योद्धे कहते हैं। 295 के अंदर ईस्वी के अंदर भूपत भाटी ने यहाँ पर भटनेर दुर्ग बनवाया था दोस्तों। सबसे प्राचीन सबसे मजबूत किला भी माना जाता है। 1805 के अंदर मंगलवार के दिन इसे बीकानेर के सूरज सिंह ने जीता था, तो इसलिए इसका नाम जो है भटनेर से बदल करके क्या हो गया, हनुमानगढ़। अब इसे वर्तमान में हनुमानगढ़ कहा जाता है। यहीं पर जो है गंगानगर भी आपको मिलेगा। रामनगर नामक स्थान हुआ करता था गंगानगर, गंगा सिंह ने इसे गंगानगर के नाम से स्थापित किया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो हमें यहाँ पर पढ़ना था, दूसरा जो हमारा शब्द था वो था नाली। नाली के विषय में हमें देखना था। तो नाली क्या होती है दोस्तों? सामान्यतः जो नाली बहती है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर नाली शब्द का जो अर्थ है वो थोड़ा सा हमारा अलग है। नाली हम किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी की जो शुष्क घाटी है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाली के नाम से जानते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे भी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कह दिया जाता है। लेकिन विशेषतः ये शब्द जो है वो इसीलिए प्रयुक्त होता है। यहाँ से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा शब्द यहाँ पर आता है पाट। पाट को अपने सामान्यतः मैदान के रूप में देखते हैं। पाट का मतलब हम क्या लेकर के चलते हैं, मैदान लेकर के चलते हैं। यहाँ घग्गर नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है उसे ही हम पाट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, हनुमानगढ़ में घग्गर निर्मित जो मैदान है उसे ही हम क्या करते हैं, पाट के नाम से जानते हैं। यही होता है पाट। और यहाँ पर ये जो पाट है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, हनुमानगढ़ जंक्शन जो है पाट नीचा है घग्गर से, है ना, घग्गर से। यहाँ दो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो बालोतरा है, एक हनुमानगढ़ जंक्शन है। जो पार्ट है वो नदी से नीचा है, इसलिए बहुत बार यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। दो जगह हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसको देख लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकलेगा। चौथा जो शब्द यहाँ पर है वो है हमारे पास में सेम समस्या। तो सेम समस्या जो है वो है हमारी IGNP के क्षेत्र में जल बहाव से निर्मित दलदली भूमि, इतना ही याद रखना है, निर्मित दलदली भूमि, ये भी बताएंगे अभी आपको। और इसका जो उपाय है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है जिप्सम। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेम की समस्या से पीड़ित कौन सा है? विशेषतः हनुमानगढ़ का पीलीबंगा क्षेत्र आता है और जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल का रिसाव होता रहता है और केशिकत्व के द्वारा जो नीचे के लवण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो मिट्टी के इस अपर्दन को ही हम क्या कहते हैं, सेम की समस्या के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हमारी सेम की समस्या है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है जिप्सम। तो दोस्तों ये अभी हमने देखा जो हमारा सबसे ऊपर का क्षेत्र था, घग्गर के मैदान के विषय में हमने चर्चा कर लिया। अब हम दूसरे भाग के विषय में बात करते हैं। ये हमने कर लिया है। दूसरे भाग का नाम है शेखावाटी प्रदेश। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो डाल लीजिएगा, शेखावाटी प्रदेश। किसके विषय में बात करनी है मेरे प्यारे दोस्तों? शेखावाटी प्रदेश के विषय में बात करनी है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन से क्षेत्र आते हैं तो चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है उसके लिए शेखावाटी प्रदेश का नाम लिया जाता है। शेखावाटी प्रदेश का नाम लिया जाता है। यहाँ हमें जोहड़ के विषय में बात करनी है, नाड़ा या नाड़ी के विषय में बात करनी है, सर यानी छोटे तालाब के विषय में बात करनी है, तोरावाटी क्षेत्र के विषय में बात करनी है, बांगड़ क्षेत्र के विषय में बात करनी है,
थली क्षेत्र के विषय में भी बात करनी है। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर बनते हैं, जिनके विषय में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा शब्द आता है जिसके विषय में हमें बात करनी है, वो है शेखावाटी। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि शेखावाटी क्या है और हम इसे शेखावाटी कहते ही क्यों हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार होने के कारण चोरू झुंझुनू सीकर का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है। सिर्फ आप याद रखने के लिए इतना ही लिखिएगा, शेखा सामंत के क्षेत्राधिकार वाला क्षेत्र जो है, और इसमें विशेषता कौन सा आएगा, चोरू आएगा, झुंझुनू आएगा और इसमें आएगा सीकर। ये जो क्षेत्र है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, बांगड़। इसे और क्या कहते हैं, बांगड़ के नाम से जानते हैं। बांगड़ क्या है दोस्तों, तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है कांतली नदी। तो ये है कांतली नदी द्वारा निर्मित, कांतली नदी द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ का मैदान, पुराने जलोढ़ का मैदान, पुराने जलोढ़ का मैदान। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पुराने जलोढ़ का मैदान है। अब देखिएगा बांगर या बांगड़ हम किसे कहते हैं, वैसे तो शब्द जो होता है बांगर होता है। देखिएगा दोस्तों, नदियाँ जो निकलती है वो पहाड़ से निकलती है, पहाड़ से नदी बहती हुई आती है इस तरह से। तो जब वो आती है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेकर के आती है। साथ में क्या लेके आती है, कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं। तो ये कंकड़ पत्थर भारी होते हैं, इसलिए वो इनको सबसे पहले यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, यहाँ पर डाल देती हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, भाबर क्षेत्र कहलाएगा, जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएगी। ये नदी पत्थरों के नीचे बहती रहती है, हमें दिखाई नहीं देती। फिर उसके बाद में ये पानी बाहर निकलता है तो यहाँ पर जमा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बिखर जाता है। इस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वैसे भी तर क्षेत्र हो गया ना, तो तराई के। फिर ये नदी इस प्रकार से बहती रहती है दोस्तों। तो एक तो नदी जहाँ बहती रहती है वहाँ पर हर बार उसमें पानी आएगा तो बाढ़ का क्षेत्र बन जाएगा। तो हर बार यहाँ पर हर बार बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ में नई मिट्टी भी आती है। तो ये जो नई मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, नई मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उसे तो हम कहते हैं खादर। लेकिन इस नदी ने क्या हुआ, पहले मान लीजिएगा इधर से बहती थी, अभी इसने स्थान बदल लिया, अब यहाँ पर नहीं बहती है, लेकिन यहाँ पर पुरानी जलोढ़, पुरानी मिट्टी के जो मैदान है पहले कभी पड़ी थी। तो ये जो पुरानी जलोढ़ के मैदान हैं, पुरानी जलोढ़ के जो मैदान रह गए उसे ही हम क्या कहते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कहा करते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, नई मिट्टी आती है तो वो तो खादर कहलाएगा। जहाँ पर अब नहीं आती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमा पड़ी है, वो काफ़ी पथरीली हो जाती है, तो वो ज़्यादातर खेती वगैरह के किसी के काम में नहीं आती है, मुश्किल होता है वहाँ पर खेती करना। तो ऐसे क्षेत्र को हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये जो बांगड़ या बांगर जिसे हम कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के लिए जो शब्द काम में आता है, असल में कांतली नदी के द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ों का मैदान है, जिसे हमने समझ लिया है, अच्छे से याद कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट शब्द आता है वो है हमारा तोरावाटी। दोस्तों हम बिल्कुल टारगेटेड चल रहे हैं, जो आपसे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है उसकी विषय में ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये कौन सा है, ये कांतली नदी का बेसिन ही है, कांतली नदी बेसिन। तो ये कांतली नदी बेसिन है, वही तोरावाटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार हुआ करता था, जिसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। विशेषतः पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो सीकर के लिए ये जो ज़्यादा शब्द है अपने काम में ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर एक और शब्द देखते हैं, वो है हमारा जोहड़। जोहड़ क्या होता है मेरे दोस्तों, जोहड़ है शेखावाटी के कच्चे कुएं। शेखावाटी जोहड़ पानी वाला जोहड़ नहीं है दोस्तों, जैसा हमारी कल्पना में आता है। शेखावाटी के जो कच्चे कुएं हैं उन्हें हम जोहड़ के नाम से जानते हैं। तो शेखावाटी में कच्चे कुएं होते हैं जो पके हुए नहीं हैं, यानी ईंटों से नहीं निर्मित है, कच्चे कुएं होते हैं जिसमें पानी जमा किया जाता है, उसे ही हम जोहड़ के नाम से जानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों।
फिर एक आता है नाड़ा या फिर नाड़ी। नाड़ा या नाड़ी क्या है? ये भी कुएं हैं, लेकिन ये शेखावाटी के पक्के कुएं हैं। कच्चे कुएं क्या कहलाएंगे? जोहड़, और पक्के कुएं क्या कहलाएंगे? नाड़ा या फिर नाड़ी कहलाते हैं। ये याद रखना है आपको। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द आता है सर। सर जो होता है रेगिस्तान के छोटे तालाब के लिए काम आता है। कल भी हमने जब पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था, शुष्क मरुस्थल पढ़ा था, तो वहाँ भी अपने इसके विषय में बात की थी, वहाँ भी हमने इसको समझ लिया था। एक और शब्द यहाँ पर हमारे पास में आता है थल्ली। ये जो थल्ली का क्षेत्र है, थल्ली का क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो क्षेत्र रह गया चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर का सीमावर्ती जो भाग है, बीकानेर का सीमावर्ती जो भाग है वो थल्ली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें जो थी वो हमें देखनी थी शेखावाटी प्रदेश के विषय में। दूसरा हमारा पार्ट पूरा हो गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट के विषय में। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नागौरी उच्च भूमि। हमें किसके विषय में पढ़ना है? नागौरी उच्च भूमि के विषय में बात करनी है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए स्थान कौन सा है, तो नागौर और बीकानेर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कुछ इस तरह की आकृति आपको इसकी मिलेगी। यहाँ रह गया आपका बीकानेर और इधर रह गया नागौर, इधर रह गया नागौर। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? हमें यहाँ पर एक तो जिस चीज़ के विषय में बात करनी है वो है, एक तो यहाँ पर श्रेणी है मकराना श्रेणी, जो किस लिए जानी जाती है? सफ़ेद मार्बल के लिए जानी जाती है दोस्तों। किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है सफ़ेद मार्बल के लिए। किस लिए जानी जाती है? सफ़ेद मार्बल के लिए। और इसके अलावा ये नागौर का ये वाला क्षेत्र अपने इसको कहा करते थे सपाद लक्ष। क्या कहा करते थे? सपाद लक्ष, जिसके विषय में बात करनी थी। इसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। सारी चीज़ों को आगे भी समझेंगे हम, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पहले आउटलाइन बना लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत न आए। यहाँ पर इस प्रकार की एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम क्या कहते हैं? जायल श्रेणी। जिसे हम क्या कहते हैं? जायल श्रेणी। ये जायल श्रेणी है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। कुबड़पट्टी का ही ये भाग माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। बीकानेर का ये जो क्षेत्र है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? जांगल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मरुस्थलीय झाड़ियाँ होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। एक और यहाँ पर चीज़ आप याद रख सकते हैं और वो है मांगलोद श्रेणी। यहाँ पर एक मांगलोद श्रेणी भी है। ये जो जानी जाती है ये जिप्सम के लिए जानी जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सपाद लक्ष्य के विषय में, सपाद लक्ष्य के विषय में, तो सपाद लक्ष्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सांभर झील का निकटवर्ती क्षेत्र है। 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा यहाँ पर क्षेत्राधिकार किया गया था और इसकी राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर कालांतर में जो है इस पर नागाओं का अधिकार होने के कारण ये नागौर कहलाया था दोस्तों। तो ये इसमें हम लिख सकते हैं सांभर का निकटवर्ती क्षेत्र। सांभर जो झील है उसका निकटवर्ती क्षेत्र है। सांभर झील का ये क्या है? निकटवर्ती क्षेत्र है। और यहाँ हमें जो याद रखना है वो रखना है 551 में वासुदेव चौहान, यहाँ पर कौन थे? वासुदेव चौहान के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और जो इसकी राजधानी है, जो इसकी राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। और यही कालांतर में चल करके क्या कहलाता है? नागौर के रूप में जाना जाएगा। ये सपाद लक्ष्य की कहानी थी, इतनी ही याद रखनी है हमें। एक हमने यहाँ पर शब्द देखा था जांगल।
तो देखिएगा मरुस्थलीय झाड़ियाँ होने के कारण, मरुस्थलीय झाड़ियाँ होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो जांगल कहलाया था, झाड़ी होने के कारण। इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा ताकि चीज़ें याद रह जाएं। एक चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 1488-89 में राव बीका के द्वारा यहाँ बीकानेर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? बीकानेर की स्थापना की गई थी। इसके बाद में जो यहाँ पर हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो हमें याद रखनी है, यहाँ कुछ एक छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके विषय में हमें बात करनी है। श्रेणियाँ, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, बिल्कुल अपने उसी चीज़ पर बात कर रही हैं जो हमारे प्रश्नों से संबंधित है, जो हमसे परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछी जा सकती हैं। तो ये जो श्रेणियाँ हैं, एक तो ये अवशिष्ट श्रेणियाँ हैं। कौन सी श्रेणियाँ हैं? अवशिष्ट, जो पहले कभी बहुत बड़ी हुआ करती थी तो इनका कटा-फटा हिस्सा जो है वो शेष रह गया है दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है मेरे प्यारे दोस्तों मकराना श्रेणी का, जो किस लिए जानी जाती है? ये सफ़ेद मार्बल के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सफ़ेद मार्बल के लिए। दूसरी जो श्रेणी आती है वो है मांगलोद श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है मेरे प्यारे दोस्तों? मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी जो है वो किसके लिए जानी जाती है? ये जिप्सम के लिए जानी जाती है। अभी इसके विषय में हमने बात की थी। जायल श्रेणी, जायल श्रेणी जो है वो किसके लिए है? फ्लोराइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों, और इसे कुबड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं। पुष्कर अजमेर तक जो है वो कुबड़ पट्टी का विस्तार है। तो इसका जो संबंध है वो किसके साथ में है प्यारे दोस्तों? इसका जो संबंध है वो कुबड़ पट्टी के साथ में है। किसके साथ में है? कुबड़ पट्टी के साथ में जो है इसका विस्तार माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एक चीज़ें यहाँ पर हमें याद रखनी थी इसके विषय में। तो ये भी हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा हो जाता है। नागौरी उच्च भूमि, ये बाकी क्षेत्र से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए हम इसे उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। बीकानेर और नागौर का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको खारे पानी की झीलें भी खूब सारी मिल जाएंगी दोस्तों, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल रह जाता है। यहाँ पर आपको खारे पानी की झीलें भी मिलती हैं, खारे पानी की झीलें। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए लास्ट जो इसका हमारा भाग है उसके विषय में हम बात कर लेते हैं, जो है लूणी बेसिन। किसके विषय में बात कर रहे हैं? लूणी बेसिन के विषय में बात कर लेते हैं। चौथा पार्ट हमारा इसका आ गया है। अब हम अंतिम दौर में हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये जो क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है जो हमें पढ़ना है। यहाँ पर रह गई मेरे प्यारे दोस्तों नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी अजमेर में है। और यहाँ से देखिएगा कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। लूणी बेसिन के कारण, लूणी नदी के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? लूणी बेसिन कहते हैं दोस्तों। और यहीं जो इसका रह गया क्षेत्र, जल का क्षेत्र है, इसे, इस बेसिन को हम क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है सांचौर बेसिन। ये कौन सा बेसिन है? सांचौर बेसिन है। कौन सा बेसिन हो गया प्यारे दोस्तों? सांचौर बेसिन। यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर जो हमारी पर्वत श्रेणी है, ग्रेनाइट पर्वत श्रेणी है, ये जालोर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जालोर में है। यहाँ पर जो है आपको मिलेगा डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत। और ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं? जसवंतपुरा की। ये है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पर्वत हैं ये रह गया ग्रेनाइट पर्वत। कौन सा पर्वत रह गया? ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक और छोटी श्रृंखला, पहाड़ी श्रृंखला रह गई। पहाड़ी श्रृंखला रह गई, ये रह गया हमारा बालोतरा।
बालोतरा। और ये हमारी 56 की पहाड़ियाँ, जहाँ से आपसे प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। ये है 56 की पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट से संबंधित है। और यहाँ पर नाकोड़ा पर्वत भी है। यहाँ पर ही आपको मिलेगा पीपलूद। क्या मिलेगा? पीपलूद है, जिसके विषय में हम बात भी करेंगे। एक यहाँ पर रह गया हल्देश्वर। इन सभी के विषय में हम अच्छे से बात करेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आपसे प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। ये पाली का क्षेत्र रह गया। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो प्रदेश है गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? गोडवाड़। गोड राजवंश का क्षेत्राधिकार हुआ करता था, इसलिए हम इसे गोडवार कहते हैं। और इसकी राजधानी मंडोर हुआ करती थी। और गुर्जर प्रतिहार जहाँ पर जो 7वीं शताब्दी के आसपास रहा करते थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये याद रखना है, गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है किस लिए? गोड राजवंश के कारण। गोड राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मंडोर, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा मंडोर को स्थापित किया गया था। और मंडोर की जो राजधानी हुआ करती थी, यहाँ स्थापित किया गया मंडोर। और मंडोर की राजधानी हुआ करती थी ओसियां। ये आपको याद रखना है, मंडोर की राजधानी कौन सी थी? ओसियां। फिर उसके बाद में देखिएगा 12वीं शताब्दी तक आते आते मारवाड़ रियासत की जो स्थापना है वो सिहा के द्वारा कर दी गई थी। और सिहा के वंशज हुआ करते थे रावचूड़ा, जिन्हें मंडोर को दहेज में दे दिया जाता है। तो 1459 के अंदर आवल बावल की संधि होती है और उस समय यहाँ पर जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की जाती है। अभी ये चीज़ें अपने हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर विशेषतः फोकस जो है हमारा ज्योग्राफी तक है। लेकिन ज्योग्राफी में नाम आता है गोडवाड़ प्रदेश कहाँ है, तो इसीलिए हम इस शब्द को पढ़ रहे हैं, ताकि आगे हमें कुछ चीज़ें नई नहीं लगें, कुछ अटपटा नहीं लगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमें जानने जरूरी हैं, उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। 56 पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है बालोतरा से सिवाना के मध्य, बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ, 56 गुंबदाकार जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के रूप में है। यहीं इसी में है नाकोड़ा पर्वत और नाकोड़ा भैरव। यहाँ पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर भी है जो हमें याद रखना है। और 56 पर्वत पर ही है पीपलूद, पीपलूद गांव है। हल्देश्वर, ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान का आर्द्र स्थान है, आर्द्र स्थान है, जहाँ पर वर्षा के कारण ये आप ऐसा कह सकते हैं कि नमी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं पीपलूद को मारवाड़ का आबू। ये मारवाड़ का आबू कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ का आबू कौन है? पीपलूद। पीपलूद कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत पे है। नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियाँ? ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ। कहाँ है ये? बालोतरा से सिवाना के मध्य है दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको याद रखनी है अगली चीज़, वो है हमारा ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट पर्वत ये कहाँ है? जालोर में है। अभी हमने इसको मैप में भी देखा था। इसके बाद में दोस्तों हमें याद रखनी है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, यहाँ से आपसे बहुत बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान नाम लेते ही हमारे दिमाग में तो एक ही आती है कि वहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी होगी। ये है जालोर के अंदर। कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? जालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जालोर के अंदर हैं। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, उसको कौन सी है? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कितनी ऊंची है? तो आप देख सकते हैं 869 मीटर है मात्र। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि
अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसी को हम कहेंगे, डोरा पर्वत को ही कहेंगे, जो जसवंतपुरा जालोर की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कुछ एक चीज़ें हमारी और रह जाती हैं इम्पोर्टेंट, एक आपको देखना था सांचौर बेसिन, जिसके विषय में हमने बात की थी, सांचौर बेसिन। तो सांचौर बेसिन है जो है वो, इसको इस तरह से याद रखिएगा, एक तो ये है कहाँ पे? जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में है। लूणी व उसकी सहायक नदियों, सहायक नदियों कितनी है? 4 हैं। सहायक नदियों से निर्मित मैदान, निर्मित मैदान जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सांचौर बेसिन। और ये 5 नदियों से निर्मित भूमि हो गई, लूणी और उसकी सहायक नदी 1 + 4 हो गई, यानी 5 हो गई। और इसी कारण से इसे क्या कह सकते हैं? 5 नदियों के कारण पंजाब। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पंजाब कौन होगा, तो राजस्थान का पंजाब होगा सांचौर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पंजाब कौन है? वो है सांचौर। सांचौर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी पंच आब यानी 5 नदियों के जल से बना हुआ क्षेत्र है, इसलिए हम इसे पंजाब के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक था, जिसे हमने आज शुरू किया था, वो था हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे हम पूरा कर चुके हैं। ये चारों चीज़ें हमने अच्छे से देख ली हैं, जहाँ से जो भी प्रश्न बनते थे वो सारे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। कुछ रहेगा नहीं, बिल्कुल भी, इस बात के ऊपर आपको पूरा विश्वास रखना है। जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा कुछ बचेंगी चीज़ें, तो टॉपिक ख़त्म होते होते हम सारी चीज़ों को एडजस्ट करके पूरा कर लेंगे दोस्तों। कल हम बात करेंगे अगले जो हमारा भौतिक प्रदेश है, अगला भौतिक प्रदेश है, जिसका नाम हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों। अब देखिएगा, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं रहा है, पश्चिमी मरुस्थल में समय लगता भी है। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि 25 तक आपकी क्लासें लगनी है, 27 को RS प्री का एग्ज़ाम है। तो कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम समय अपने लेकर के चल रहे हैं। जैसे ये परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में आपको खूब सारा टाइम दिया जाएगा, आपकी क्लासेस की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, टाइम भी, ड्यूरेशन भी आपका ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।